हेलो गाइस, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो 1 बाय 1 सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि सबको पता है कि 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं और जो मेरा लेक्चर है वो मैं किसी भी बोर्ड को टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे बोर्ड के लिए काम आएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर आईएससी बोर्ड से हो, मेरा लेक्चर सभी बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी बोर्ड से होंगे। क्योंकि देखिए बोर्ड कोई भी हो, मेरा कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे अगर हम मेंडलीव का नियम पढ़ रहे हैं, डोबेराइनर का रूल पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बोर्ड, सभी बोर्ड्स में वो सारी चीजें कॉमन है, वो काम आनी है। ठीक है, उसके बाद और जो मेरा लेक्चर है वो वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जैसे रेलवे का और अनदर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जहां पे साइंस पूछी जाएगी तो उन सब में भी काम आएगा। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी रात के 1 बज गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्यादा लेट और नहीं करना चाहता। तो मैं ये चैप्टर 40 मिनट में फिनिश करूंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको नोट्स नहीं दे सकता, ठीक है, मतलब मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा नोट्स वाला फंडा क्या है, थोड़ा पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, मैं 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th के सिलेबस को बेस मान के सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जो 10th के सिलेबस में है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, अगर वो छूट गई हो, ऐसा लग रहा हो आपको कि मतलब सर ने कुछ छोड़ दिया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो टॉपिक मैं बाद में कवर कर लूंगा। लेकिन मैं फिर भी सिलेबस पूरा कराने का प्रयास करूंगा एक लेक्चर में। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्यों करी, मतलब पीरियोडिक टेबल हमने बनाई क्यों। देखिए हुआ क्या ना, जब पहले स्टार्टिंग एलिमेंट आए तो उन सब एलिमेंट को मतलब कि सॉरी वो सब एलिमेंट किसी माइनर वे में नहीं रखे गए थे, मतलब उनका कहीं प्लेस नहीं फिक्स था। वो रैंडमली कोई एलिमेंट इधर कोई एलिमेंट उधर, मतलब कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं थी रखने का, उनको वैसे ही रखा गया था। तो क्या हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, वो अपना अलग अलग लॉ देते गए। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से उन सब लॉ को 10 मिनट के अंदर देख लेंगे। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऐसा सिलेबस है, बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आ रहा। देखिए केमिस्ट्री में वैसे कुछ समझने वाला ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड कुछ नहीं लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप डोबेराइनर का नियम पढ़ेंगे, न्यूलैंड का नियम पढ़ेंगे, मेंडलीव का नियम पढ़ेंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा माइंड क्या लगाएंगे। मेंडलीव ने जो नियम दिया है 50 साल पहले, वही नियम आप यहाँ पढ़ेंगे, वही नियम आप वही रूल आप एग्जाम में लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत ही सिंपल में भी आपको पढ़ाऊंगा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डोबेराइनर का नियम। डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल दिया कि अगर आप देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ग्रुप है, सॉरी ये पीरियड है। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, देखिए जब पीरियोडिक टेबल बना था उस टाइम पे भी पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप थे, आज भी 7 ग्रुप हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब पीरियोडिक टेबल बना था तो उस टाइम पे 10 पीरियड थे, लेकिन अब जाके 18 पीरियड हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पहला रूल पढ़ेंगे वो डोबेराइनर का रूल पढ़ेंगे। देखिए डोबेराइनर ने क्या बताया था कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाते हैं, जैसे कि मैं इस वाले ग्रुप की बात करता हूं, इस ग्रुप के अगर 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कौन कौन से एलिमेंट, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर आप इन 2 एलिमेंट को, लिथियम और पोटेशियम के 2 एलिमेंट को जोड़ के इनका अर्थमेटिक मीन करेंगे तो आपको बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। ये डोबेराइनर ने बताया था। ठीक है, तो हम देखते हैं ये चीज, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 7 होता है, पोटेशियम कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, सॉरी पोटेशियम का, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 39। ठीक है, एटॉमिक वेट, वैसे एटॉमिक वेट नॉर्मली कहीं पूछे नहीं जाते। ठीक है, आपको एटॉमिक वेट याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या थे, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। ओके, तो अगर हम 39 प्लस 7 करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी इसका ऑटोमेटिक में निकालोगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 डिवाइड बाय 2, इसको हम कट करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, बीच वाले एलिमेंट का आ जाएगा। तो ऐसे इन्होंने 3 ट्राइडेट्स दिए, डोबेराइनर का 3 ट्राइडेट्स वर्क किया था और बाकी के जो थे इनके रूल फेल हो गए थे आगे जाके। तो डोबेराइनर ने यही बताया था, तो इनके जो कॉन्सेप्ट था कुछ एलिमेंट में तो काम आया। ठीक है,
इनका जो रूल था डोबेराइनर का वो कुछ एलिमेंट में काम आया, लेकिन आगे जाके वो फेल हो गया। ठीक है, जैसे इन सब बीच में कहीं भी ये काम नहीं आता था। तो ये क्या था, एटॉमिक वेट के लिए था। अगर कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे आप किसी ग्रुप के, ठीक है, अगर 2 एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो बीच वाले का मतलब बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आपको मिल जाएगा। ये डोबेराइनर का रूल था। तो ये रूल इनका फेल हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्या पूछता है, डोबेराइनर ने क्या रूल दिया था। ठीक है, व्हाट इज रूल ऑफ डोबेराइनर। ठीक है, तो आपको डोबेराइनर का रूल बनाना है, ये आप टेबल भी बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद डोबेराइनर के बाद एक आए अगले साइंटिस्ट न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जैसे हम गाना गाते हैं ना, मतलब गाना जो सॉन्ग के सुर और ताल होते हैं, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, सारे गामा पादा निशा। ठीक है, मतलब हर साथ के बाद वो रिपीटिशन होगी। मतलब जैसे कि अगर आप सारे गामा करेंगे तो सुर के बाद सारे गामा पादा निशा के बाद फिर से सा आएगा। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो वही उन्होंने यहाँ भी बताया, जैसे कि सारे गामा पादा निशा। ठीक है, उसके बाद फिर सा आएगा, यानी लिथियम के बाद फिर सोडियम आ जाएगा। तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में बताया कि मतलब कार्य जितने भी एलिमेंट है वो गाने की तरह है, मतलब सुर ताल की तरह है। जैसे आप हारमोनियम बजाते हैं ना, उसमें ये करके सारे गामा करके, तो उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। लेकिन इनका भी कॉन्सेप्ट ज्यादा काम नहीं आया, इनका भी कॉन्सेप्ट कुछ जगह काम आया, लेकिन आगे जाके इन सब और जगहों को फेल हो गया। ठीक है, तो न्यूलैंड और डोबेराइनर दोनों का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपके पूछता है कि डोबेराइनर का नियम क्या, न्यूलैंड का नियम क्या। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये चीजें लिखनी है, और अलग से आप पीरियड बना के इसको दिखा सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, तो आप लिख लेंगे पहले न्यूलैंड का नियम, फिर इस फिगर में से बना देंगे इसको, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, फिर लिथियम नीचे सोडियम बना देंगे, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है आपस में। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, फिर उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका न्यूलैंड का नियम और डोबेराइनर का नियम। इन दोनों का नियम फेल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो मेंडलीफ आए। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया ना, इन दोनों के नियम को आपस में मिला दिया। ठीक है, और मेंडलीफ बहुत चालू इंसान था। मतलब उसने क्या किया, इसके पहले जितने साइंटिस्ट थे, मतलब जो रूल दिए थे सबको आपस में मर्ज करके उसने एक अपनी पीरियोडिक टेबल दे दी। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोथर मेयर। ठीक है, उनके बारे में कोई नहीं जानता, जबकि उन्होंने भी क्या बताया था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में सब कुछ बता दिया था। जितना मेंडलीफ ने बनाया था उतना उन्होंने भी बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक कर्व बनाया था। लोथर मेयर कर्व पढ़ते हैं, मतलब ऐसे करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल पूरा दिया था ऐसे करके। और क्या किया था, ऐसे लिथियम दिया था यहाँ पे। ठीक है, फिर ऊपर साइड से सोडियम दे दिया था। मतलब जैसे इन्होंने पूरा ऐसे ग्रुप में बांट दिया, तो उन्होंने क्या किया, कर्व के मीडियम से पूरा उसने समझाया था। लेकिन उसका जिक्र किसी बुक में नहीं है। बहुत साइंटिस्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिनको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। ठीक है, मतलब जितना रिस्पेक्ट मेरा करने वाले में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो हम आगे जो रूल पढ़ेंगे वो मेंडलीफ का पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडलीफ आए। मेंडलीफ ने क्या किया, सारे एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में बना दिया। ठीक है, लेकिन मेंडलीफ ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में पहले से कुछ स्पेस छोड़े थे। जैसे कि ये तो मैंने आपको जो फिगर यहाँ पे मैंने बनाया, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, जब नए नए एलिमेंट आते गए तो वो क्या हो गए, वहां पे स्पेस फिल होता गया। तो एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ अच्छाइयां जान लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया था, तो क्या कहते हैं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या थे, 7 पीरियड थे। कितने थे, 7 पीरियड थे, और कितने थे, 10 ग्रुप थे। ठीक है, ये इनके क्या थे, प्रॉपर्टीज थे। और क्या थे, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट को रिस्पेक्ट मान के अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, मतलब इसके पहले जितने भी लोग जो काम करते थे वो एटॉमिक वेट को रिस्पेक्ट मान के करते थे। ठीक है, यही सबसे बड़ी कमी थी सबकी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर की गई थी। तो क्या हुआ था, मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट को रिस्पेक्ट मान के अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी मेंडलीफ ने। उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में और क्या था, इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं था। आइसोटोप्स, आइसोबार के लिए कुछ नहीं था इनके पीरियोडिक टेबल में, कोई स्पेस नहीं दिया गया था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में। ये इनकी पीरियोडिक टेबल की बहुत बड़ी डिमेरिट थी। ठीक है, उसके बाद
और बहुत सारी डिमेरिट थी। तो एग्जाम में आपकी क्वेश्चन क्या आता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या थी, उसको डिस्क्राइब कीजिए, या फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज बताइए और उसकी डिमेरिट बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको वहां पे क्या करना है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बना के पूरा डिस्क्राइब करके बताना है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। प्रॉपर्टीज में ये सब आपसे सारी चीजें आप लिखेंगे, ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट और पीरियड वाला कॉन्सेप्ट, और उनका मेरिट डिमेरिट क्या था वो सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आपको एक बार सारी चीजें बुक से रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ अगर आप वो सारा कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट लिंक होगा। कि मतलब जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ाया फिर आप बुक से पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट लिंक होगा, तो मतलब कि आपको भी याद आएगा सर ने ये चीज बताई थी, ये चीज मुझे बुक में मिली। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जितने भी डिमेरिट्स थे सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। मोजले ने देखिए सबसे बड़ी जो पीरियोडिक टेबल की डिमेरिट थी वो एटॉमिक वेट के, जो मेंडलीव ने की थी ना वो एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया था एटॉमिक मतलब पीरियोडिक टेबल को। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब की गई। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप इस पीरियोडिक टेबल की एक खास बात ये देख रहे होंगे, आप टॉप टू बॉटम आए चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे टॉप टू बॉटम आए चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, आपको एटॉमिक नंबर बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, देख लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इधर भी पीरियोडिक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उधर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो रेफरेंस था ना वो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर को रिस्पेक्ट मान के पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए जो आपके सिलेबस में है न्यूलैंड का नियम है, ठीक है, डुबरानर का नियम है, मेंडलीव का नियम है, ये मैं तीनों नियम की प्रॉपर्टीज आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको वन बाय वन सारी चीज लिखवा नहीं सकता, मैं नोट्स की फेवर में इसलिए नहीं हूं ना। देखिए अगर मैं आपको कोई भी नोट्स दूंगा, ठीक है, वो आपके लिए नई बुक ही होगी। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, आपके पास बुक है, आप सभी लोग बुक तो ऑलरेडी पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो तो मेरे नोट्स है ना, आपके नोट्स थोड़ी ना हुए। मेरा कहने का मतलब नोट्स आप खुद से बनाना प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप मतलब लर्न करना चाहते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट अपना बनाना चाहते हैं, तो देखिए हर स्टूडेंट को अपना नोट्स खुद से बनाना चाहिए। ठीक है, और जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम अपना नोट्स मुझे दे दो हम पढ़ लें, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड का नोट्स है वो आपके लिए नई बुक ही है। ठीक है, क्योंकि वो उसने लिखी है, आपको उसके बारे में थोड़ी ना आइडिया है कोई। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए और आगे चलते हैं। देखिए इन तीन नियम के बाद अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। ठीक है, पीरियड की मतलब कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे, इस साइड से इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा, इस साइड से इस साइड में आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं। पीरियड्स का मतलब ये होता है जब हम आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यानी कि आप पीरियड्स की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं। जैसे आप अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखिए ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखी है ताकि टाइम कम लगे वीडियो बनाने में, ताकि जल्दी बन जाए वीडियो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए कैसे बढ़ेगा, देखिए ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर ये सोडियम है, ठीक है, मैं आपको सब करके बताऊंगा, ये 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281। ठीक है, पहले सेल में देखिए इसके पहले सेल को के बोलते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे में एन, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो 11 होता है एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक तो आप याद ही कर लीजिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा, आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। देखिए फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, दूसरे में 8 भर दिए, तीसरे में 1 भर दिए, तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर ये मैग्नीशियम होता तो इसका क्या होगा, 12 होगा एटॉमिक नंबर। तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आप क्या देख रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में। देखिए जैसे मैं बोलूं ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें 1 है। अगर ये होता तो ये सोडियम होता, मैग्नीशियम होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है, एल्युमिनियम होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, 2 8 3। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है।
ठीक है, मतलब कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन सोडियम में 1 थे, मैग्नीशियम में 2 हो गए, एल्युमिनियम में 3 हो गए। ठीक है, तो क्या हो रही है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या था, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, अब देखिए वैलेंसी क्या होगी। अब देखिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस है, मैं आपको समझा रहा हूँ डिफरेंस क्या है। देखिए वैलेंसी का मतलब ये होता है ना, कोई भी एलिमेंट हो गया, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का सॉरी एक्सचेंज करता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्सचेंज करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं क्लोरीन है ये, ठीक है, मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये क्लोरीन है 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसकी आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 7 हो गया ना। ठीक है, अब इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी 7 इसलिए नहीं होगी वैलेंसी का मतलब ये होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा। ये बताइए इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए इसको 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना किसी एलिमेंट से। ठीक है, जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी जाएगी, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, अगर ये ले लेगा तो ये 2 8 8 हो जाएगा ना। इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, -1। तो हम वैलेंसी में क्या नोटिस करेंगे, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना तो कुछ दूर तक तो वैलेंसी बढ़ेगी। जैसे मैं यहां से लेता हूं इस बार लिथियम से, लिथियम की क्या होती है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका 3 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसका आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 2, बोरान कितने हैं, 3 है, इसके 4। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगी, वैलेंसी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि इसकी वैलेंसी 1 है, लिथियम कितना है, 2 1 है आउटर शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, बेरिलियम कितना है, 2 2, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, बोरान का 2 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ये आउटर। देखिए अगर इसको बैलेंस होना है, बैलेंस होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो इसके अपने आउटर शेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रख ले, या फिर 8 रख ले, या फिर 18 रख ले, या फिर 32 रख ले, क्योंकि 2n स्क्वायर होना चाहिए ना नंबर आउटर मोस्ट शेल में, तभी उसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, तो देखिए क्या है ये, इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस ग्रुप तक तो क्या हो रही है, वैलेंसी बढ़ रही है, यहाँ तक क्या हुई, वैलेंसी बढ़ी। मतलब मेरा कहने मतलब यहाँ पे वैलेंसी 1 थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के पास आएंगे, नाइट्रोजन का क्या होता है, 2 और 5 होता है ना। मैंने क्या बोला था, सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, आप ये बताइए इसको 5 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना आसान है या फिर किसी से 3 ले लेना, जाहिर सी बात है 3 ले लेना। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, ठीक है, तो इसके पास 8 हो जाएगा, तो ये 2 8 हो जाएगा अगर किसी से 3 ले ले। तो हम क्या देख रहे हैं, वैलेंसी में वेरिएशन देख रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन तक तो क्या हो रही है, वैलेंसी बढ़ रही है। उसके बाद यहां से क्या हो रही है, वैलेंसी -3, ये -2, ये -1, इसमें नो चेंज होगा क्योंकि ये क्या है, ये सब इनर्ट गैस हैं, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं करेंगे। देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन में -2 क्या क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये बताइए। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 6 ना। ठीक है, ये बताइए ऑक्सीजन को क्या आसान पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए क्या करेगा, इसलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी -2। ठीक है, वैलेंसी का फंडा मैं आशा करता हूं आप लोगों का क्लियर हो गया हो। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक रेडियस क्यों कैसे बढ़ेगा, उसके पीछे का कारण क्या है, अब सुनिए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है, पीरियोडिक टेबल में उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक शेल बढ़ेंगी। देखिए जाहिर सी बात है, स्पेस थोड़ा कम हो गया, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं पीरियोडिक टेबल को इसलिए नहीं इरेज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इसी से सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चीजें जल्दी समझनी हो ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप सारी चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ठीक है, देख के समझना आसान है। ठीक है,
आप किसी चीज, जैसे मैं यही चीज को एक टॉपिक लिखाऊं आपको कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, और मैं समझाऊं ना आपको पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आपको समझ में आया लिखना तो आप कहीं से भी लिख लेंगे, बुक से भी लिख लेंगे। मेन चीज होती है चीजें समझ में आनी, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप एटॉमिक रेडियस क्या होगा, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि लिथियम क्या था, 2 और 1 था ना, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेरिलियम में क्या होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा आगे, सेल भी तो इंक्रीज होगा ना, जब सेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस नहीं इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से जो सबसे आउटर मोस्ट की सेल होती है, मतलब सबसे आउटर सेल होती है, उसके बीच की डिस्टेंस ही एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहला जो एटम था उसका एटॉमिक नंबर कम था तो उसकी रेडियस इतनी ही आई, इतनी आने का मतलब कम आई, जब जैसे के था केवल के सेल था, फिर एल आएगा तो इतना बड़ा होगा, एम आएगा तो इतना बड़ा होगा, क्योंकि बढ़ेगा ना, ये के था, फिर एल था, फिर ये एम था, तो यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना जब ये नंबर बढ़ेगा तो यही बात है, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ना, किसी भी एलिमेंट से आप कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, बाहर निकालने में जो आपकी एनर्जी लॉस होगी, मतलब जो एनर्जी आपकी लगेगी वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, आयनाइजेशन एनर्जी वाले आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको हर एक चीज मतलब सीधा आपके माइंड भी मतलब स्ट्राइक करेगा, ठीक है, सीधा समझना। जैसे मैं आपसे ये बोल रहा हूँ सोडियम है, सोडियम मैग्नीशियम है, ये बताइए सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मैग्नीशियम से, थोड़ा आप एक बार सोचिए। सोडियम क्या होता है, 2 और 1 होता है ना, ठीक है, ये तो खुद से आता है कैसे भी मेरे पास से, सॉरी 2 1 नहीं होगा, मतलब 2 8 1 होता है, ठीक है। सोडियम तो खुद चाहता है कि कैसे भी मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, तुरंत ही भगा दूं अपने पास से, क्यों, क्योंकि सोडियम भी तो चाहता है बैलेंस हो जाऊं। ये क्या 2 8 1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो तुरंत बैलेंस हो जाएगा, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैग्नीशियम क्या होता है, 2 8 2 होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसी को बहुत आसानी से दे सकता है, तो यानी कम एनर्जी लग रही है लगेगी इलेक्ट्रॉन देने में, 2 इलेक्ट्रॉन देने में और ज्यादा एनर्जी लगेगी, 3 देने में और ज्यादा लगेगी, 4 देने में और ज्यादा लगेगी ना, तो क्या बात है, इधर से इधर जा रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सीधा सीधा आप एक भी समझ सकते हैं, आयनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon रेडियस, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब जब जहां जहां पे रेडियस बढ़ेगा वहां वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। डिक्रीज किसलिए होगा मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आयनाइजेशन मतलब होता है ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, जो एनर्जी लॉस होती है वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अच्छा ये बताइए आप, ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा, सोडियम खुद आसानी से दे देगा ना, इसमें ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है नहीं ना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, अच्छा आप कॉमन सेंस लगाइए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे मैं फ्लोरीन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, ये बताइए, सुनिए सीधा सीधा आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 8 7 पहले क्लोरीन का लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, आपको लग रहा है देगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है आउटर सेल में, इसको तो खुद चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या, दे सकता है इलेक्ट्रॉन नहीं ना, क्योंकि इसके लिए एक लेना आसान है ना, क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है ना, तो क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, जब रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन है ना, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखिए इधर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, रिमूवेबल आसान है, मेरे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन आसान है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मैग्नीशियम से थोड़ा उससे टफ है, एल्यूमिनियम से थोड़ा उससे टफ है, इससे जाएंगे तो और टफ है, क्योंकि यार एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल देगा,
2 निकालने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी। Al3 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है ना, 3 निकालने में और ज्यादा दिक्कत होगी, 4 निकालने में और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। फास्फोरस क्या होता है, 2 8 5 ना, मैंने क्या बोला था, 5 इलेक्ट्रॉन ये देगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, सभी चाहते हैं उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेगा, 8 होने के लिए 3 ले लेगा ना, तो देने का सवाल ही नहीं है। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट नहीं जाएगी। समझ रहे होंगे आप? ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसे भी देख सकते हैं, जहां पे रेडियस बढ़ेगी वहां आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी लगती है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है आउटर मोस्ट सेल में से, जैसे आउटर सेल में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लॉस होगी हमारी, वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी लॉस होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये देखिए, ये बताइए सोडियम है, ठीक है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, 2 8 1 होता है, कभी नहीं लेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आसान नहीं है। मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, आर्गन है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, समझे आप, इन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ओके, इसमें से आसान है, इसमें से क्या है, थोड़ा टफ है, इसमें से और 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 टफ है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां से क्या होगा, इन सब में आसान इलेक्ट्रॉन डालना, मतलब आप आसानी से इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ जाएगी लेफ्ट टू राइट जाने में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे के केटायन बन जाए, मतलब प्लस चार्ज बन जाए, वो उसकी इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी कहलाती है। देखिए सीधा सीधा देखने में लग रहा है, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी कहाँ बढ़ रही है, निगेटिविटी बढ़ रही है। ध्यान से देखिए आप, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, ये बताइए, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये क्या था, फास्फोरस में क्या है, ये प्लस लेता है कि माइनस, फास्फोरस तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी से, तो इसके ऊपर तो माइनस चार्ज आएगा ना फास्फोरस के, ये भी माइनस हो गया, इसके ऊपर भी ऑलरेडी माइनस है, क्लोरीन के ऊपर भी ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, आर्गन के ऊपर भी ऑलरेडी माइनस है, सॉरी आर्गन को इनर्ट है वैसे, आर्गन को हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, वो 0 ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन तक हम इन्वॉल्व करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यही द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। अब मैं बताऊंगा कैसे। अभी कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ। रेडियस का फंडा आप देख लीजिए, मैंने आपको रेडियस का फंडा बताया था ना, रेडियस का, एटॉमिक रेडियस, लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है। लेकिन फ्लोरीन और नियान में, ठीक है, नियान की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। लेकिन क्या होना चाहिए, अगर आप इस साइड जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए ना, यानी इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए था इससे वाले से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए होता क्योंकि जो इनर्ट गैसें होती है ना, इनके रेडियस में वांडर वाल्स फोर्स पाया जाता है। वांडर वाल्स फोर्स का मतलब क्या होता है कि इनका जो रेडियस होता है, देखिए मेरा कहने का मतलब जैसे कि ये मान लीजिए रेडियस है, मतलब ऐसे रेडियस की साइज बढ़ती गई, लेकिन जो 0 ग्रुप होते हैं ना, इनके रेडियस के बीच में वांडर वाल्स फोर्स पाया जाता है। वांडर वाल्स फोर्स मतलब ये होता है ना कि वो बहुत वीक फोर्स होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ठीक से स्टोर नहीं कर पाता, मतलब पूरा वो बॉन्ड नहीं बना पाता। जैसे कोई भी चीज हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर टाइटली पैक्ड नहीं है, अगर लूजली पैक है, कोई भी चीज अगर आप लूज पैक कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है। कोई भी अगर सामान में अगर कहीं भर रहे हैं
अगर मतलब किसी भी आप बैग में सामान भर रहे हैं, आपने लूज सामान भरा है, मतलब लूज सामान भरने का मतलब ये आपने उसमें कम सामान भरा है, तो क्या होगा, बैग फुला रहेगा तो रेडियस ज्यादा रहेगा। ठीक है, यही बात यहाँ भी है। वांडर वाल्स फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए इसकी रेडियस ज्यादा हो जाती है। इसके रेडियस में वांडर वाल्स फोर्स पाया जाता है, जो आपकी इनर्ट गैसेस होती है। ठीक है, इसलिए क्या होती है, इसकी साइज ज्यादा हो जाती है। देखिए आपके सिलेबस में ये सारी चीजें मिल लगा नहीं होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं होगी, लेकिन ये ऊपर के 3-4 आपके सिलेबस में होंगे। ठीक है, 10th में ये सारी चीजें आप इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है 10th में ना हो, ये सारी चीजें हो भी सकती है, मुझे क्लियरली आइडिया नहीं है थोड़ा सिलेबस के बारे में, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको। आपको कोई भी चीज अगर ना समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती तो वहां पे स्टूडेंट बता भी देता कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में, मैं आपका डाउट वहीं पे दूर कर देता, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी आपको आशा करता हूँ दोनों समझ में आ गई। पॉजिटिविटी यानी कि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो आपको क्या मिल रहा है, इधर निगेटिव एलिमेंट मिल रहे हैं ना, इस साइड पे, इस साइड क्या है, ये निगेटिव एलिमेंट है ना, तो पॉजिटिविटी तो बढ़ने का चांस ही नहीं है कोई। ठीक है, नेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि इधर दे रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब क्या है, निगेटिव वाले एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोग बोलते हैं बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सीजियम। सीजियम ये क्या सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, पीरियड्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, पीरियड्स की। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप्स की बात करेंगे। जब हम ग्रुप्स की बात ध्यान करेंगे तो हम टॉप टू बॉटम आएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम आएंगे। अब देखिए टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टोटली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़नी ही बढ़नी है। क्यों बढ़नी है, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ेगा तो उसमें सेल बढ़ेंगे। जब सेल बढ़ेंगे तो रेडियस नहीं बढ़ जाएगा, नॉर्मली सी बात है। जैसे मैं बोलूं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो पहले सेल इतना था, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया सेल, मेरे व्हाइट बोर्ड को भी ऊपर चला गया। तो मान लीजिए अगर आप और इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो वहां से यहाँ तक नापेंगे दूरी तो सेल बढ़ गई। ठीक है, तो रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ेगी, मैंने बताया था जहां भी रेडियस बढ़ेगा ना वहां पे एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसे, जैसे ये बताइए, अच्छा जैसे आप रेडियस बढ़ जाए, रेडियस की साइज अगर बढ़ गई ना तो जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होगा। देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आप लिख ही देंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए, लिखने का तो कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस को मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ इनसे। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसका अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ये देखिए बढ़ता गया तो सेल भी बढ़ेगी, इसमें के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल हो जाएंगे। अब जैसे ये बताइए अगर एन सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, आसान क्यों है आसान, क्योंकि न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस बढ़ गई है ना। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस भी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको टाइट करके बांध के रखता है ऐसे। इसे न्यूक्लियस जो है ना ये पास के इलेक्ट्रॉन को अपने पास बांध के रखता है ऐसे, लेकिन दूर वाले इलेक्ट्रॉन से उतना फोर्स इसका नहीं हो पाता अच्छे से, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसलिए जब जब रेडियस बढ़ेगी तब तब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते कम होने का, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी लॉस होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, अब जब टॉप टू बॉटम आएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घटेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। ठीक है, ये सब एनर्जी है। देखिए मेरा कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी क्या हो रही है, कम लग रही है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डालने में अगर कम ऊर्जा खत्म हो रही है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। जो टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे, ये बताइए, लीना कर रब से फरियाद,
इस वाले ग्रुप की याद करने की ट्रिक हो गई। अब देखिए मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए आप कि टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं, इन सब में से इलेक्ट्रॉन डालना कितना आसान हो जा रहा है नीचे, ठीक है, बात को समझिए आप। अब देखिए लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, यही दो कॉन्सेप्ट है, आपको यही दो समझना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दो सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी तो रही है ना, तभी तो ये क्या होता है, सीएस आपका सीजीएम जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, आप देख ही रहे हैं बढ़ रही है, लीना कर रब से बढ़िया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, आप ये बात याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे घटती है, क्यों घटती है पता ही है आपको सबको, ठीक है। लीना कर रब से फरियाद, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, सीरियस क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे आने पे अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में तो आपस में वो दोनों अपोजिट हैं ही ना एक दूसरे से, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिला जुला के आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने अपने साइड से पूरा प्रयास किया है, सभी कुछ लेके चलो, थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा सिलेबस में और मेटल का ऑर्डर होगा, वो मैं आपको एसिड बेस पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं वो सारी चीजें कवर कर दूंगा जो छूटा है, लेकिन मेनली जो पीरियोडिक टेबल आपकी पूछा जाता है वो यही सारी चीजें समझ में आती है। इन सब कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये वाला KLMN वाला, तो आप सारी चीजें ऑब्जर्व करके अच्छे से खुद से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल है ये सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें समझने वाले होंगे, ये सब कॉन्सेप्ट वाली चीज हो गई, ये आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वन डे एग्जाम में भी इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। एसएससी का फेवरेट सवाल है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी याद होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। और ये सब तो क्लियर ही हो गया आपका सबका, ठीक है। हाँ, और हम ग्रुप को समझ लेते हैं, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। थोड़ा याद करने की ट्रिक भी आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी 2 मिनट लगेगा। ये लीना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर, साइंस काशी जी शंकर प्रभु, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, उस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं लिख पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर आपको इन सब सारी चीजों की जरूरत होगी तो मैं इस पे एक वीडियो और बना के आपको पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका बता दूंगा, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया जाए। लेकिन आप अगर बेसिकली आप 10th में हैं तो यही सारी चीजें आपके सिलेबस में है, आप एक बार सिलेबस चेक करिएगा, अगर कुछ भी छूटा होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप एक बार ये भी बताइए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसकी भी देख लीजिए, ये मतलब ये तो मैंने ग्रुप से याद करने का तरीका बता दिया आपको, इधर पीरियड, ये सारी चीजें पीरियड से याद की जाती है, इन सब की भी ट्रिक है। साइंस टीचर वेरी क्रू, मतलब जो साइंस के टीचर होते हैं ना वो पढ़ाते हैं, ठीक है, फीस बहुत तेज लेते हैं बच्चों से, उनको समझ में आया चाहे ना आए, ठीक है। तो साइंस टीचर वेरी क्रू, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है। यानी साइंस के जो टीचर है वो बहुत हरामी होते हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आए कुछ ना बोले लेकिन फीस पहले ले लेंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक लीजिए, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, ठीक है, लाया हूं तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने वाले, ये एयू से क्या है, सोना, एयू गोल्ड है ना, सोना, सोने मरने वाले, ठीक है। ये हो गया ट्रिक। इसकी भी ट्रिक है कुछ, ठीक है। ये जब गदर मूवी आई थी उस टाइम पे एक सीमा परिहार नाम की गुंडी थी, ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी, जेल में बंद थी,
उनसे उनको फांसी की सजा दी गई थी। उनसे ये पूछा गया था कि आप कोई अपनी आखिरी इच्छा बताइए, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि गदर जो मूवी है ना वो टीवी पे दिखाई जाए, ठीक है। वो सीमा परिहार की आखिरी इच्छा थी, उनको मतलब फांसी की सजा शायद सुनाई गई थी, ठीक है। तो देखिए इस पे एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट बनाने से ये फायदा होता है ना, तो आपको ट्रिक याद रहेगी, ठीक है। तो क्या है, सीमा परिहार न्यू दिल्ली, सीमा परिहार जो गुंडी थी वो क्या करें, न्यू दिल्ली पीएम से मिलती हैं और क्या बोलती हैं, यो गदर, यो गदर, यो गदर यानी कि गदर मूवी की बात करते हैं। टीवी पे दिखाइयो, टीवी पे दिखाइयो, मतलब सीमा परिहार न्यू दिल्ली पीएम से मिलती हैं और क्या करती हैं, यो गदर टीवी पे दिखाइयो, ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रिक यहां से बन जाती है, थापा यू नीच पापी पूरे अमेरिका से मिले, कैलिफोर्निया बैंकॉक से ऐसी फेमस मेहंदी ने ला टपकाई, ठीक है। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो मैं आपको पूरा लिख के दे दूंगा ये, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सटर्नल चीजें हैं, ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं खास पीरियड टेबल में, ठीक है। देखिए पीरियड टेबल तो वैसे पढ़ाया जा रहा हो, आप 1 महीने 2 महीने भी पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम है, मुझे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिएगा सिलेबस में अगर कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए और प्लीज बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा समझाने का तरीका कैसा है, ठीक है। और आगे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं फिजिक्स की भी क्लास लाऊंगा, मैथ की भी क्लास लाऊंगा, बायो की भी क्लास लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आएगी, ठीक है। बस आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और ये वीडियो मैं आशा करता हूं कि क्लास 10 के सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर सोच रहा हूं आपका, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग शुरू करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और आपको पीरियड टेबल का कोई कॉन्सेप्ट और समझना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।